हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग मार्क्समैन पब्लिकेशन का चौथा टेस्ट देखेंगे। चौथा टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और सिर्फ जीएस का डिस्कशन ही करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो सिर्फ जीएस का अभी फ़िलहाल हमने फैसला किया है कि सिर्फ जीएस का ही प्रैक्टिस टेस्ट। आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल जो आइकॉन है उसको प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज़ हो तो आपको मैसेज जा सके। सबसे पहले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था? आप ऑप्शन देख लें, जमाली, योसुद, विपिन, प्रभास। जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे आप आंसर मार देंगे, जमाली इसका सही जवाब होगा। दूसरा नंबर सवाल है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन, सिंधु घाटी, वैदिक, मेसोपोटामिया। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पुरातात्विक प्रमाण जो है वो हड़प्पा नामक स्थान से ही प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। तीसरा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो देखिए, उस समय जो शासन था यानी कि जो वायसराय कह सकते हैं वो लॉर्ड कैनिंग था। उसे जस्ट पहले लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के पहले वायसराय भी थे। चौथा नंबर, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा, ये बताना है। तो सबसे पहला जो भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। पाँचवा नंबर देखें, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो पाँचवा का सही जवाब हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। देखिए, अशोक का जो अभिलेख है उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहलेख। और अशोक का जो दूसरा बृहद शिलालेख है उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। छठा नंबर सवाल हम लोग देख लें। छठा नंबर सवाल कहता है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज्य किया? देखिए, सल्तनत काल इसको बोला जाता है। 13वीं शताब्दी यानी कि 1206 के बाद से यह शुरू हुआ था। 1206 ईस्वी में सबसे पहले गुलाम वंश, उसके जो कि 1290 तक शासन किया था। 1290 से 1320 तक आप जानते होंगे ये खिलजी वंश का शासन था। उसके बाद खिलजी वंश के बाद आया था तुगलक वंश। तुगलक वंश जो कि 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक शासन किया था। और उसके बाद लोधी वंश 1450 से 1526। तो इस तरह से आप देखें तो तुगलक वंश जो था वो सबसे लंबा चला था। क्वेश्चन नंबर अगर 7वां नंबर देखें, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह था। तो सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा पूजी गई थी सबसे पहले। उसके बाद 8वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 8वां नंबर सवाल है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो ना तो अमीर खुसरो, ना तो अमीर हसन, ना तो शुजा। यह था दारा शिकोह। दारा शिकोह के बारे में आप जानते होंगे, अगर आप मुगल काल पढ़े हैं तो आप जानते होंगे दारा शिकोह को। दारा शिकोह बहुत विद्वान था और हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था यह। 9वां नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? सबसे पहले याद रखना है कि दास प्रथा 1843 ईस्वी में समाप्त हुआ था। और 1843 ईस्वी में उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय लॉर्ड एलन बरो जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे। देखिए, गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे जुड़े संबंधित कार्य जो हैं उसको आप जरूर याद रखें क्योंकि यह सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस में गवर्नर जनरल को कार्यकाल जो होता है गवर्नर जनरल का और उससे संबंधित जो भी कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य, उसको जरूर आप याद रखें। ये सिलेबस में है, इससे सवाल बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट ये वंश और स्थापक इसको जरूर याद कर लें। तो दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट के जो स्थापना किए हैं उसका नाम दंती दुर्ग है। 736 ईस्वी में इसने किया था। 11 नंबर है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की?
तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था और यह किया गया था मैडम HP ब्लावेटस्की के द्वारा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल। 12 नंबर कहता है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था ये बताना है। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था और ये बेगूसराय कह सकते हैं। उसके बाद फिर सारण जिला में बिहोर स्थान में भी चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। 13 नंबर सवाल हम देखें, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो आप जानते होंगे इसको क्या नाम दिया गया था, बहिष्कार प्रस्ताव को स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना गया है और यह 1905 ईस्वी में किया गया था। बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखें 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल कहता है वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए हर एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए, अगर नहीं जानते हैं या फिर दिमाग में नोट कर लीजिए। 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, केरल में मालाबार क्षेत्र के अंतर्गत, और यह 1921 ईस्वी में हुआ था। आप जान गए, अब केरल में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था ये ध्यान देना है। तो यह मुसलमान और हिंदू के बीच में हुआ था। बटाईदार जो था वो मुसलमान था और जमींदार अधिकतर हिंदू था, यही कारण है मोपला विद्रोह हुआ था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत बताना है। तो ब्रह्म समाज जो है वह एकेश्वरवाद, एक देववाद पर निर्भर है। ब्रह्म समाज किसने शुरू की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और यह ब्रह्म समाज की जो स्थापना का उद्देश्य था वह क्या था? एकेश्वरवाद था। ठीक है, ये मूर्ति पूजा का विरोध किया था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 16 नंबर सवाल है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। सबसे पहले सत्याग्रह तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध नहीं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध नहीं, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सबसे पहला जो सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था वह था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, लेकिन ऑप्शंस में चंपारण सत्याग्रह नहीं दिया हुआ था। उसके बाद जस्ट 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मील जो मजदूर था उसने विद्रोह किया था। ठीक है, तो विरुद्ध जो संघर्ष किया था उसी में इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। 17 नंबर देखें, 17 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बने थे और सिंगापुर में अंतरिम सरकार की गठन किया था। 18 देख लेंगे, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? देखिए हर पॉइंट को आप देखते जाइए, थोड़ा सा डिस्कस भी हम करते जा रहे हैं। 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, ध्यान देना है, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जो हुआ था तब शुरुआत, और उससे पहले जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी शुरू करने से पहले नारा दिया था, या बोला था, कह सकते हैं बोला था, एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। उसके बाद 19 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे जो कि इन्हें महात्मा से संबोधित किया था। 20 नंबर सवाल देख लें, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह किया गया था 1942 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसको इंडियन नेशनल आर्मी का भी अंग्रेजी में बोला जाता है, और यह 1942 में गठित किया गया था कैप्टन मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, 21 नंबर सवाल देखें, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? शीतकाल की वर्षा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम में शीतकाल में वर्षा होती है, ध्यान देना है। उसके बाद 22वां नंबर हम लोग देखेंगे, 22, निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है? देखिए इसमें जो दिया हुआ है इसके अनुसार सबसे लंबी नदी अमेजन है, अमेजन। 23 नंबर है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, तो यह एंडीज है। ऊंची की बात करें तो हिमालय होगा। उसके बाद 24 है, 24 नंबर है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करें तो भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल का 7वां
भारत का स्थान 7वां है। इससे जो 6 बड़े देश हैं, सबसे पहले रूस है, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, जो कि इससे बड़े हैं। फ्रांस इससे बड़ा देश नहीं है। 25 नंबर अगर हम देखें जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात, तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। हरियाणा का लिंगानुपात 879 है, जो कि सबसे कम है। उसके बाद सिक्किम का नंबर आता है जिसका 890 है। उसके बाद हम लोग 26 नंबर देखेंगे। 26 कहता है किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है। तो यह जगह हो जाएगा अदिस अबाबा। अदिस अबाबा जो कि 2 घंटा 36 मिनट आगे होगा। अदिस अबाबा इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है चोटी, यह है उत्तराखंड में स्थित। 28 देख लें, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है। चांदी, तो देखिए इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार भारत में चांदी का सबसे बड़ा भंडार जो है वो राजस्थान में है, जबकि गुजरात में चांदी का भंडार नहीं है। उसके बाद 29 देखें, 29 कहता है सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो सूर्योदय का देश जापान बोला जाता है, जापान को, जबकि वहाँ के जो निवासी हैं अपने देश को निप्पन के नाम से पुकारते हैं। निप्पन, निप्पन। जापान को सूर्योदय का देश भी बोला जाता है, हालांकि निप्पन का मतलब ही होता है सूर्योदय। 30 देखें, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। यह प्रथम 3 को जरूर याद रखें। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, तीसरा नंबर पर बिहार का स्थान आता है सर्वाधिक जनसंख्या में। उसके बाद 31 देख लें, 31 कहता है भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। तो यह प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर कृषि से संबंधित है, जिसमें 52% लोग कार्यरत हैं। जबकि जीडीपी में अगर सर्वाधिक योगदान की बात अगर होती हो तो वह तृतीय सेक्टर होगा। ध्यान दें, हर पॉइंट को आप ध्यान देते जाएं। 32 नंबर कहता है छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है। तो छिपी बेरोजगारी जो होता है वह किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्ति अगर लगा हुआ है तो उसे छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। उसी तरह 33 देखें, 33 कहता है मंदी क्या है। तो मंदी शब्द जो है वो वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में अगर कटौती किया जाता है तो इस स्थिति को मंदी कहा जाता है। वहीं अगर हम 34 की बात करें, 34 जो है क्वेश्चन FAO किसका संक्षिप्त रूप है। तो ये बहुत आसान है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 35 नंबर काली मुद्रा क्या है। काली मुद्रा ब्लैक मनी इसे बोला जाता है, और यह ऐसा आय है जिस पर आयकर, जिसको टैक्स हम लोग कहते हैं, इनकम टैक्स अगर नहीं दिया गया है और उस चीज़ को छुपाया गया है तो उसको काली मुद्रा के नाम से, यानी कि ब्लैक मैन के मनी के नाम से जाना जाता है। 36 नंबर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। देखिए पॉइंट 2-3 पॉइंट समझ लीजिए आप इसमें। पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संकल्पना की प्रस्तुति जवाहरलाल नेहरू द्वारा, हालांकि सोवियत अर्थव्यवस्था से काफ़ी प्रभावित थे, और सोवियत संघ जो था उस समय पंचवर्षीय योजना पर आधारित, उसका जो अर्थव्यवस्था है पंचवर्षीय योजना पर आधारित था, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया था। क्वेश्चन 37 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है ये बताना है। तो इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना नहीं है। बाकी जो आप देख रहे हैं, स्फीति दबाव का नियंत्रण, अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तो ये सारे काम इसमें है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 38 इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है। तो इस चीज को आप देख लें, 28 जुलाई 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। याद रखें 28 जुलाई 2000 नई राष्ट्रीय कृषि नीति, और इंद्रधनुष क्रांति इसी के तहत लाया गया था, जिसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खदान श्रृंखला क्रांति इसके अंतर्गत लाया गया, यानी कि इन सभी से इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि।
देखिए, भारत के आर्थिक नियोजन के जो उद्देश्य हैं, 6 उद्देश्य हैं। एक आर्थिक वृद्धि है, रोजगार सृजन है, औद्योगिक वृद्धि है, गरीबी निवारण है, आत्मनिर्भरता है, आर्थिक असमानताओं में कमी लाना होता है, यानी कि 6 प्रकार के। उसके बाद हम लोग 40 नंबर सवाल देख लेंगे। 40 नंबर सवाल कहता है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो फसल बीमा योजना का शुरुआत जो किया गया था वह 1 अप्रैल 1985 ईस्वी को किया गया था। 1 अप्रैल 1985 ईस्वी को। जबकि 41 नंबर कहता है, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है तथा वसूला जाता है, लेकिन संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। यह जो टैक्स होता है यह संघ और संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्य दोनों मिलकर इसको बांटता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 42 नंबर। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन बताना है। तो देखिए, मौलिक अधिकार के दुरुपयोग पर रोक, हालांकि ये भी ठीक ही है। मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, ये भी सही ही है। कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना, ये सही नहीं है। सी सही है। विनाशक और संवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, ये ज़्यादा उपयुक्त है। उसके बाद 43 देख लें। 43, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो यह राज्य वित्त आयोग का काम है। उसके बाद 44 देखें। 44 कहता है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत अच्छा ऑप्शन ऊपर में ही है, बलवंत राय समिति के द्वारा। 45 है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो इसका सही जवाब आप जान लें, 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। 46 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? एकदम आसान, संसद है, संसद। 47 कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती संस्था नहीं है, पंचायती राज संस्था नहीं है? तो एक नागालैंड है, मिजोरम है और दिल्ली, 3 राज्य है, ध्यान देना है। 48 नंबर है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? बेहद आसान, ये संसद है। उसके बाद 49 में आते हैं हम लोग। 49 कहता है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधीन निर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262, ये देखिए सही है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, ये भी सही है। नदी बॉर्डर्स एक्ट 1970, नदी बॉर्डर्स एक्ट 1970, जबकि ये गलत है, ये 1956 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय जल नीति 1987, ये भी सही है। 50 नंबर देख लें। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, तो ऊपर में ये देखिए, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक हों, ये सही होना चाहिए। 51 कहता है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो देखिए, यांत्रिक तरंग सिर्फ एक है, ध्वनि तरंग, जबकि रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग और एक्स तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, रेडियो तरंग है, प्रकाश तरंग है, एक्स तरंग है, जबकि ध्वनि तरंग जो होती है वो यांत्रिक तरंग होती है। उसके बाद 52 देख लें। 52 कहता है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या है? बहुत आसान, ये दृष्टि पटल होता है। 53 कहता है, जंग लगने पर लोहे का बार घटता है, बढ़ता है, वही रहता है अनिश्चित? तो बढ़ता है, जंग लगने पर बढ़ता है। उसके बाद देखें, धोने का सोडा, धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। 55 है, राइबोजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं? DNA होते हैं, RNA होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो ये होते हैं आपके RNA, यानी कि आपका सही जवाब बी हो जाएगा। 56 देखें। 56 कहता है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो सबसे ऊपर है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। उसके बाद 57, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? बेहद आसान, पृष्ठ तनाव के कारण। उसके बाद अगला देखें, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का जो मापन किया जाता है वो उच्च ताप का मापन करता है पायरोमीटर। 59 कहता है,
जिस तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले जान लें द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या निकलती है। तो 2 2, तो आपका सही जवाब 4 हो जाएगा। उसी तरह से 60 देखें, मानव शरीर पर तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। देखिए, ना तो गर्मी में बढ़ता है ना तो जाड़ा में बढ़ता है, कभी ना बढ़ता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। शरीर का तापमान एकदम बराबर रहता है, हमेशा तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो जाए। उसके बाद आगे मैथ हो जाता है, 7 संख्याओं का औसत 21 है। तो इस तरह से आप मैथ बना सकते हैं, बहुत आसान मैथ है। ये देखिए, अनिल आनंद से भारी है लेकिन लालू जितना भारी है। ये भी रीजनिंग के प्रश्न हैं। 80 से हम देख सकते हैं, 80 कहता है निम्न वाक्य के लिए उचित तर्क क्या होगा। एक व्यक्ति को निरक्षर कहा जा सकता है। ऑप्शंस देख लें, ये तर्क ही है। वह लिख सकता है परंतु पढ़ नहीं सकता। वह बिल्कुल पढ़ अथवा लिख नहीं सकता। वह कभी स्कूल नहीं गया हो। वह पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता। देखिए, साक्षर होने की निशानी स्कूल नहीं होता है, तो सबसे आसान बी होगा, वह बिल्कुल पढ़ अथवा लिख नहीं सकता। उसे हम निरक्षर की श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद 81 देख लें, बांग्लादेश की मुद्रा बहुत आसान है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। राजधानी ढाका, ये जानते होंगे आप। 82 देखें, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय यह स्थित है नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, ये याद रखें। 83 राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, ये तो हो ही नहीं सकता। 275 ये भी नहीं होगा, 252 भी नहीं होगा, तो यही होगा सही आंसर। 250 सदस्य, 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 84 हम लोग देखेंगे। 84 कहता है कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह 11 दिसंबर है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ था, याद रखना है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था और स्थापना दिवस यानी कि यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि एक दिन पहले 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस। तो महत्वपूर्ण दिवस को जरूर आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 85 हम देखें, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, किस पुस्तक से लिया गया है। तो यह आनंद मठ से लिया गया है। और किसकी रचना है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ। ठीक है, इसको जरूर आप याद रखें। 86 नंबर, 86 क्वेश्चन नंबर है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है 1913 में गीतांजलि के लिए। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार मिला है इनको, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है। सबसे पहले 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है गीतांजलि साहित्य के लिए, याद रखना है। उसके बाद मदर टेरेसा 1979 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा। 87 क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी लेस्ली क्लाउडियस किस खेल में देश का नेतृत्व किया था। तो यह एथलेटिक्स में। क्वेश्चंस देखें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, जिसका 2 वर्षों का कार्यकाल होता है, यानी कि 2 वर्षों के लिए चुना जाता है वो देश। और 5 जो कि अस्थायी सदस्य होता है, जिसे वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। याद रखें, बहुत आसान है लेकिन बहुत फायदेमंद चीज। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है 5 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। याद रखें, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, 5 देश जिन्हें वीटो का अधिकार है, यानी कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर 2 साल में चेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि सुरक्षा परिषद में अगर सदस्यों की संख्या अगर पूछें तो दोनों मिलाकर 15। याद रखें, नेवासी छाऊ किस राज्य का नृत्य है। तो यह उड़ीसा के नृत्य है।
90 कहता है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ। देखिए धुआं भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन सबसे खराब कह रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। उसके बाद यहाँ देख लें 91 मलेशिया की मुद्रा, तो ये रिंगगिट है। 92 देखें राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है वह जयपुर में स्थित है। जयपुर राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, इसे अंग्रेजी में अगर जाने तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग NIAM। 93 नंबर सवाल है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। 94 देखें विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, आंख बंद करके महत्वपूर्ण दिवस जरूर याद रखें। 95 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, तो आप देख लें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये है जवाहरलाल नेहरू का लिखा किताब। 96 नंबर खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था, बेहद आसान 1985 से। 97 क्रिकेट खेलने वाले किन देशों के बीच एसेज के लिए भिड़ंत होती है, तो यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है जो एसेज खेलता है। 98 देखें ब्रुनेई किस राष्ट्र समूह का सदस्य है, तो ब्रुनेई जो है ये बताना है, ये 1967 में स्थायी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ, जिसको आसियान भी बोला जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का सदस्य है, आसियान का सदस्य है। 99 क्वेश्चन शालीमार बाग, तो यह श्रीनगर में स्थित है। आज का लास्ट और 100वां प्रश्न, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो वायु प्रदूषण का उदाहरण धुआं, कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, यानी कि उपयुक्त तो सही इसका सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।